हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डील किया था। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखे। आज भी कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे चार्जेस के। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। ठीक है, एक टॉपिक है छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये देखेंगे, और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे मास और चार्ज में। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। ये सीरीज़ क्यों आया, क्यों लिया गया, वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले कुछ बातों को समझते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर्स में कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी किसी रॉड को अगर मान लो या कॉम्ब को रब किया जाता है और रब करने के बाद अगर हम लोग लाइटर पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो रब करने के बाद होता क्या है, रब करने के बाद क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाता है। या तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा होगा या तो निगेटिवली चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, पहली बात। एक पर क्या हो, चार्ज जब होता है तो हम लोगों को मालूम है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब किसी भी रॉड पे चार्ज आया तो क्या इसको फील होता है, क्या इसको मतलब मेज़र कर सकते हैं हम लोग? तो चार्ज जब आया, मान लो किसी को रब करने के बाद 10 कूलम का चार्ज आया, तो ये 10 कूलम क्या है, एक क्वांटिटी है। और हम लोग को फिज़िक्स में मालूम है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो इसका मतलब है कि चार्ज को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज का मेज़रमेंट होगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सर, जब हम लोग रब करते हैं और बॉडीज़ पे चार्ज जो क्रिएट होता है तो क्या ये सिंगल सिंगल करके आता है या एक साथ बहुत बड़े अमाउंट में आता है? तो पहला बात ये याद रखना होगा कि चार्ज सिंगल अमाउंट में नहीं आता, ये एक वेरी लार्ज अमाउंट में आता है। 3 बातों का इसमें ध्यान देना पड़ेगा। 3 बात हम समझाते हैं, उसको अच्छे से समझो। कि पहली बात तो ये सिंगल अमाउंट में नहीं आएगा, एक एक करके नहीं आएगा। दूसरा, ये एक साथ बहुत लार्ज अमाउंट में आता है। और थर्ड पार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चार्जेस जो होता है वो क्या अलग अलग होगा रब करने के बाद या सेम अमाउंट में होगा। अगर एक बॉडी पे रब कर रहे हैं, इस पर 10 कूलम आ रहा है, सपोज पॉजिटिव आ रहा, तो दूसरे वाले पे कितना आएगा, तो -10 कूलम। क्लियर? ठीक है, तो जब हम लोग रब करते हैं बाय रबिंग, किसी भी बॉडी को, किसी भी ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है, 3 बातों का ध्यान रखना रहता है। पहला हम लोग क्या पढ़ें कि कैन नॉट कम्स इन अ सिंगल चार्ज, इन सिंगल चार्ज। ठीक है, हाँ चलो ठीक, इन अ सिंगल चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है कम्स विथ अ लार्ज अमाउंट, सिंगल करके नहीं आता है, लार्ज अमाउंट में आता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है कि जो चार्जेस डेवलप होता है एक बॉडी और दूसरे बॉडी पे, वो कैसा होगा, इक्वल होगा एंड ऑपोजिट बट सेम इन मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? ये 3 बात का हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब जब हम लोग देखोगे लेक्चर सेकंड वाले में एक ऑब्जर्वेशन और एक लिया गया था जिसमें रॉड था। ठीक है, सिल्क से रब किया गया था, एक प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया था। ये एक्सपेरिमेंट लेक्चर 2 में आप जाकर देख सकते हो उसको। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क से रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव। और जब प्लास्टिक रॉड को रब किया जा रहा था किससे, कैट्स फर से, तब क्या हो रहा था, तब इस पर कैसा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। तो ये जो ऑब्जर्वेशन किया, ये कौन किया, फैराडे ने। ये क्या चेक करने के लिए, अभी हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर बॉडी को रब किया जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आया तो क्यों आया, इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आ गया। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से बॉडी को किससे रब करेंगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा। तो इसके लिए फैराडेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये कन्वेंशनल लिया, ये आर्बिट्रेरी लिया। आर्बिट्रेरी लेकर यही काम किया कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और सेकंड में प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया। तो ये फैराडेज का जो एक्सपेरिमेंट है, ऐसा करने के बाद उसे क्या मिला कि ग्लास रॉड कैसा चार्ज हो जा रहा पॉजिटिवली, जबकि प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली। और इस ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियोज़ में,
तो पिछले वीडियोज़ में जाकर आराम से आप देख सकते हो। चलो अब यहाँ पर आते हैं। अब फैराडेज ने क्या किया कि इसके बिना पर, इसके हिसाब से और दूसरे अमाउंट को मान लो किसी और एक दूसरे मटेरियल को लेकर आया और इसके पास रखा गया। मान लो ये मटेरियल ए है। अब ये क्या हो रहा है, ये रिपेल हो रहा। जब ये ए रिपेल होगा तो इसका मतलब है कि इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, एक दूसरा लेकर आया मटेरियल किसके पास, प्लास्टिक के पास ले आने के बाद मान लो कि इसका चार्ज है पॉजिटिव, तो ये क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो इस बेसिस पर डे टू डे लाइफ में जितने भी सारे मटेरियल्स, मोस्ट ऑफ देम को वो उन्होंने यूज़ किया और यूज़ करके एक सीरीज़ बनाया। ठीक है, लेकिन पहला जो लिया गया था ऑब्जर्वेशन, ये कैसा था, आर्बिट्रेरी था, कन्वेंशनल था। ये आर्बिट्रेरी और कन्वेंशनल क्या होता है, आर्बिट्रेरी मतलब एक सपोज ऐसे गेस कर दिया कि एक बार रब करके देखते ये कैसा आ रहा, तो ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला नेगेटिव हो गया। इसी बेसिस पे बहुत सारे मटेरियल्स को लाकर रब करना शुरू किया और एक सीरीज़ को बिल्डअप किया। अब वो सीरीज़ के हिसाब से बताया गया कि कौन सा पॉजिटिव होगा, किसको रब करने से पॉजिटिव होगा, किसको किससे रब करने से पॉजिटिव होगा, किससे रब करने से नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का मतलब क्या मतलब है वो हम समझा देते हैं। ये क्यों है, ये एक फॉर्मेट बना लिया गया, फैराडेज ने बना लिया। ठीक है, और एक चीज़ बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस भी रहता है। डिफरेंस मतलब बुक्स में थोड़ा अलग अलग रहता है, कुछ कटा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो इसको ऐसे लेना है कि ऐसे समझना है कि सपोज़ कि अब तो जनरली हम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई और मटेरियल को ग्लास रॉड से जाकर रब कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि निगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग भी सेट कर सकते हैं। और इसीलिए डिफरेंसेस आता है ये सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो उसको अलग लेके चलना हम लोगों को। चलो यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। देखो ये पूरा पैटर्न है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नियम है। ठीक है, क्या नियम है, क्या रूल है कि जो पहले आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में आएगा वो निगेटिव होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। बस ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखो। ट्रिक को कैसे, अगर हम मान लो सपोज हम ग्लास रॉड को, देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ में पहले कौन है, ग्लास रॉड, उसके बाद कौन सा है, सिल्क। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सिल्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अभी यही ग्लास रॉड को अगर हम लोग रैबिट फर से रब करते हैं, अब ध्यान से देखोगे, ग्लास रॉड को रैबिट फर से कर रहे हैं, तो ग्लास और रैबिट में कौन फर्स्ट आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, रैबिट फर। तो फर्स्ट में ये रैबिट फर आ रहा है, तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक ही मटेरियल, दोनों का नेचर अलग अलग। तो ये क्या बता रहा है, सीरीज़ को। अब इसी हिसाब से आप किसी को भी कर सकते हो। अगर हम बोले कि वुल को एबोनाइट से करो, तो वुल पॉजिटिव हो जाएगा और एबोनाइट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ। ग्लास को पेपर से करो, ग्लास पॉजिटिव नेगेटिव। ह्यूमन बॉडी को कॉटन से करो, ह्यूमन पॉजिटिव, कॉटन नेगेटिव। वुल को प्लास्टिक से करो, तो वुल पॉजिटिव, प्लास्टिक नेगेटिव। ये सीख, इसको अच्छे से कहीं पर लिख लो नोट्स में। ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। ठीक, और इसमें सब तो याद नहीं रखना पड़ता है, लेकिन कुछ है, जैसे मान लो कि ग्लास है, वुल है, सिल्क है, प्लास्टिक है, अंबर, एबोनाइट, कैट्स फर है और मेटल है। इन सब चीज़ का थोड़ा ज़्यादा यूजेस होता है। ठीक है, तो इसके में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलो, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है किसका, चार्ज का। पहले थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे 9th क्लास में भी, 11th क्लास में भी कंजर्वेशन का थोड़ा सा आइडिया होगा, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला। उसको थोड़ा सा पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू कीप, किसी चीज़ को रख लेना। ठीक है, ऐसे जनरली वर्ड के हिसाब से, या मेंटेनेंस
मतलब कोई चीज़, कोई सामान दिया किसी को, वो रख लिया, अब वो देगा नहीं बाहर, ऐसे समझो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कंजर्वेशन से जो रिलेटेड है वो 3 तरीके का पॉइंट डिस्कस होता है जनरली। क्या होता है कि कंजर्वेशन अगर बोला जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लेके चलते हैं। यहाँ चार्ज पढ़ेंगे लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए बता दें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर, ठीक है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोला जाता है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब जब हम लोग चार्ज पढ़ेंगे तो यही वाला, यहाँ पर एनर्जी के जगह पे चार्ज आ जाएगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लिखने का पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनर्जी क्या होता है, इज कांस्टेंट। बोलते हैं हम लोग जो इनिशियल में एनर्जी था वही फाइनल में एनर्जी है, तो एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये आप लोग जो पढ़े हैं उसी को हम डिस्कस खाली कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है बोला जाता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बोला जाता है एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये 3 बात है ना, अच्छे से याद रिवाइज करा दिया। सिर्फ यही वाला बात होगा यहाँ भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या होना चाहिए, चार्ज को भी देख सकते हैं। चार्ज के बारे में बात किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज में क्या होता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये कांस्टेंट होता है। चलो अब आगे देखते हैं। हम 3 एग्जाम्पल देंगे और वहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा पूरा इसका मतलब, ठीक है। एकदम अच्छा डे टू डे लाइफ वाला एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं हम कि मान लो कि आप रोटी खाते हो, तो जितना रोटी खा रहे हो उसी अमाउंट में आपको क्या हो रहा है, उसी अमाउंट में आपको एनर्जी मिल रहा, प्रोवाइड हो रहा। तो सपोज़ अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो हमें 100 जूल मिल रहा है, 100 जूल मिल रहा है। अब ये जो रोटी खाने के बाद इसका कुछ यूज़ भी होगा, 2 ही चीज़ें, या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस खेलते भी हैं, बहुत अच्छी बात है खेलना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी यहाँ पढ़ाई में तो कम लगेगा ना, 40 जूल, खेलने में ज़्यादा लगेगा 60 जूल। ये एक एग्जांपल हुआ, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। 4 रोटी खा रहे, कुछ पढ़ाई करने में वेस्ट हो रहा है एनर्जी और कुछ खेलने में। पहले नहीं हो रहा था, पहले 0 था, ये भी 0 था। पहले कुछ न पढ़ रहे थे ना खेल रहे थे, तो 0 जूल था। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे। तो खा रहे थे, सिर्फ हमारे पास एनर्जी बन रहा था, लेकिन पहले वाले कंडीशन में नहीं था। फिर थोड़ा सोचे, फिर थोड़ा मन लगा कि चलो पढ़ भी लेते और खेल भी लेते, तो इसमें हमारा कितना एनर्जी वेस्ट हुआ, 40 जूल का, और खेलने में कितना हुआ, 60 जूल का। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम डिस्कस करें, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक कुआं है, कुआं में 5 मेढक है, फ्रॉक्स है, 5 मर गया, कितना बचा, 0 ना, नहीं 5 ही बचा, है ना। तो एक याद रखेंगे फ्रॉक्स वाला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर 3 और वेल, ठीक है, कुआं वाला। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 में बात करते हैं कि एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, दोनों कैसा है, न्यूट्रल है। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रबिंग की। रबिंग करने के बाद मान लो कि ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी हो गया निगेटिवली चार्ज। क्लियर। पहले न्यूट्रल था दोनों बॉडी, उसके बाद हम लोग क्या किए, रब किए, तो ए पॉजिटिव भी। अब 3 एग्जाम्पल को लेकर हम दिखाते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर पहले 100 जूल था, फिर 0 जूल, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, ना इसमें मन लग रहा था ना इसमें मन लग रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, 40 जूल और 60 जूल। तो अभी हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई में जो है वो एनर्जी क्या हो गया, क्रिएट हो गया, बोल सकते हैं। एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, बना, क्रिएट हुआ ना, क्रिएट हुआ, ठीक है।
और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्रिएट हो रहा है। तो एक पहला वाला जो था कंडीशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो गड़बड़ हो गया। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, देखो हो रहा एक चीज़। दूसरा फ्रॉग्स वाला जो एग्जांपल था, ठीक है, कुआं में कि 5 है फ्रॉग्स, 5 पाँचों मर गया, कितना बचा, तो बचा कहाँ, 5 बचा, लेकिन ये जो 5 बचा हुआ है वो कैसा है, डेड है, जिंदा तो नहीं, मतलब जिंदा तो है नहीं। थर्ड वाला देखो, ए और बी पर। अब जैसे ए और बी को हमने न्यूट्रल था, न्यूट्रल होने के बाद एक में आ गया पॉजिटिव, दूसरे में आ गया निगेटिव। तो न्यूट्रल था तो यहाँ पर चार्ज नहीं था, यहाँ ज़ीरो था, यहाँ भी चार्ज ज़ीरो था, लेकिन यहाँ तो क्रिएट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ क्रिएट, तो यहाँ पर फिर क्रिएशन हुआ। तो ये तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ देख रहे हो कि एनर्जी बन जा रहा है, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा, चार्ज भी क्रिएट हो रहा, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा, लॉस हो जा रहा है। तो ये फिर कैसे समझ में आएगा, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन को कैसे समझेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल को याद रखोगे, अभी थोड़ा देर के बाद हम डायरेक्ट बताएंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं, एक वर्ड जो है पूरा खेल बिगाड़ देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कौन सा, जब भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप लिखने जाओगे तो लिखना होगा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बहुत अच्छे से देखो ये वर्ड को, यही वर्ड खेल बिगाड़ेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं कि वैसा सिस्टम जिसमें बाहर से ना कोई अंदर आ सके और अंदर से ना कोई बाहर जा सके, इसी सिस्टम का नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो गाना हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, मास और एनर्जी का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। एक बॉडी है, इससे बाहर से ना कोई अंदर आएगा, ना मास आएगा, ना एनर्जी आएगा, ठीक है, और ना अंदर से कोई बाहर जा सके। तो ये कैसा हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। बहुत तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का आना जाना लगा रहता है, ट्रांसफ़र का आना। जैसे एक मान लो कि एक आपके पास पॉट है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो हीट क्या हो रहा, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, तो हीट क्या हो रहा, बाहर से अंदर जा रहा, तो वो कैसा हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आइसोलेटेड सिस्टम जब आपको समझ में आ गया, तब अब एग्जाम्पल सब क्लियर दिखेगा। पहला वाला देखो, रोटी वाला, यहाँ पे कितना था, 100 जूल था, एक में 40 जूल लग रहा था, दूसरा में 60 जूल। अब बताते हैं, ये जो पढ़ाई वाली बात थी और खेलने वाली बात, ये देखो, ये इसमें अकेले नहीं देखना है, सिंगल वाले में देखना, पूरे सिस्टम में देखना। अब ये पूरा एक सिस्टम हो गया, पढ़ना और खेलना, ये सिस्टम। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 जूल। देखो कोई क्रिएट हो रहा कहीं पे, 100 जूल यहाँ भी है, 100 जूल यहाँ भी है। तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्यों नहीं, इस सब को दोनों को बंद कर दिए। अब इधर से ना बाहर जा रहा ना अंदर आ रहा, अब दोनों को जोड़ कर देखेंगे 100 आ गई, क्लियर। अब फॉलो हो रहा। सेकंड वाला था वो कुआं वाला। अब देखो 5 था, 5 मर गया, तो 5 मर गया, यह जिंदा है, इंडिविजुअली नहीं देखना हमको कि मरा है। हमसे पूछा जा रहा था कि एक कुआं है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, 5 फ्रॉग्स था, ठीक है, मर गया, बचा भी है उसमें 5 ही, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो देखो, ए और बी वाला, उसमें ए पर प्लस आ गया था, बी पर माइनस आ गया था। अभी अगर हम नेट चार्ज बोले तो इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो नेट चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 0। और यहाँ भी अगर नेट चार्ज अगर बोलते हैं तो यहाँ +1 कूलम था, यहाँ -1 कूलम, तो +1 कूलम -1 कूलम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अलग अलग लेते तब गड़बड़ था।
एक हम लोग फिजिक्स वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कुछ क्या होता है, नेचर भी क्रिएट करता है पार्टिकल्स को। नेचर ऑल्सो क्रिएट सम पार्टिकल्स। जैसे नेचर कैसे क्रिएट करता है, जैसे न्यूट्रॉन जो है वो किस में चेंज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो देखो न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज का वैल्यू, यहीं पे से कंजर्वेशन समझ में आएगा। नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता है तो 0। इस पे क्या होता है चार्ज मालूम ही है, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम होता है, और निगेटिव वाले पे माइनस वाले में माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम, दोनों पे सेम होता है। अब जब यहाँ भी क्यू नेट निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, एक समझ में आया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में जैसे NaCl जो होता है आयोनाइज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे टूटता है देखो, NaCl अगर दिए तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। तो अभी जो यहाँ पर नेट चार्ज है उसका तो चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, देखो कोई चार्ज नहीं है, कोई आयन्स नहीं है तो 0 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा +1 कूलम और यहाँ पे -1 कूलम, दोनों को फिर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया। क्लियर, चलो ये दूसरा एग्जाम्पल था। और एक जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, न्यूक्लियर फिजन पढ़े हैं। ठीक है, यूरेनियम 92-235 को जब हम लोग बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन से तो क्या होता है, वहाँ पर बेरियम और क्रिप्टन और बहुत सारा एनर्जी मिलता है। न्यूक्लियर फिजन तो मालूम है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक न्यूक्लियस टूटकर 2 लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, पूरा अपना शक्ल ही चेंज कर देता है। वो न्यूक्लियर रिएक्शन देखे होंगे, इसका अगर देखना है तो कुछ इस तरीके का होगा, याद आ रहा होगा कि एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं, यूरेनियम 92-235 है, तब ये क्या हो जाता है, फिजन में क्या हो जाता है कि यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में। क्लियर, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकालता है अपने साथ, और इसके बाद बहुत सारा एनर्जी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी निकालता है, ये याद आ रहा होगा। तो ये फ्यूजन हो गया ना, फ्यूजन ऑफ किसका हो गया, यूरेनियम 92-235 का। जब इसका फ्यूजन होता है कब, जब न्यूट्रॉन आकर उस पर बम्बार्डमेंट करता है तब क्या हालत होता है, यहाँ भी फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे देखो इसका इक्वेशन याद होगा, 235, ये बेरियम बदल गया 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 95 प्लस 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा। अब क्या होगा इसमें, ये भी चीज़ मालूम होगा कि ये न्यूट्रॉन है, मान लो एक और न्यूक्लियस, ये पूरा चेन रिएक्शन है, और यूरेनियम 292 हुआ 235। ठीक है, अब यहाँ आएगा तो फिर ये ब्रेक होगा, फिर क्रिप्टन में फिर और होगा, ऐसा बहुत सारा निकलता है। मतलब एक में 3 निकला, फिर यहाँ से 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, और बहुत सारा वहाँ यूरेनियम होगा, सबको जाकर बम्बार्डमेंट करेगा, वहाँ से बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन कैसे है। तो इसका तो कुछ नहीं होता है चार्ज, तो इसका तो चार्ज 0 हो गया। क्यू नेट देखते हैं, इसका कितना है चार्ज 92 कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 92, तो टोटल कितना है 92 आया। इधर देख लो 56 और प्लस कितना हो गया 36, तो यहाँ पे क्यू नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी 92 कूलम आया। देखो तो जो इनिशियल में था वही क्या है फाइनल में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 है, इसमें टेंशन नहीं लेने का, लेकिन बहुत अच्छा है ये, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। समझाते हैं ये क्या, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको तोड़ तोड़ कर अभी हम बताते हैं। देखो ये जो पेयर प्रोडक्शन है, इस पेयर प्रोडक्शन में नया पार्टिकल्स क्रिएट होता है, ठीक है, और तब देखेंगे कि इसका चार्ज कांस्टेंट है या नहीं, न्यू पार्टिकल्स क्रिएट। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन है, पेयर का मतलब समझ में आ रहा है डबल होगा पार्टिकल। तो इस पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि गामा रेज, ठीक है,
गामा रेज, ये जो गामा रेज है वो क्या करता है, दो नए पार्टिकल्स को क्रिएट करता है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करता है और दूसरा पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, समझाए थे भी हम, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसको हम लोग माइनस ई से शो करते हैं और इसको हम लोग प्लस ई से शो करते हैं, ये तो मालूम है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर कैसे एंटर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी बताओ, गामा रेज जो है उसका, ये तो चार्जलेस है, ये फोटोन्स है, बताए थे फोटोन्स है भी चार्जलेस, क्लियर है, और मासलेस भी होता है। तो ये गामा फोटोन रेज जो है वो कैसा है, चार्जलेस। तो इसका तो चार्ज ज़ीरो हो गया, पहली बात, क्योंकि गामा रेज कैसा है, चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो नेट चार्ज का वैल्यू ज़ीरो। इधर भी होना चाहिए वही हाल होगा। देखो क्यू नेट का वैल्यू माइनस ई प्लस ई, कितना हो गया, ज़ीरो। तो जो स्टार्ट में था वही फाइनल में है। तो टोटल सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहा या नहीं रहा ना। चलो, ये अच्छा एग्जांपल है। इसमें एक चीज़ और हो रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि यहाँ जो गामा है वो क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो है हो रहा है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, मास में। तो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि गामा रेज है, ठीक है ना, ये क्या है, एक फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल्स है हैविंग मासेस। चलो, ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेयर्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, एकदम आसानी से एक गामा रेज दो नए पार्टिकल्स को क्रिएट करता है, और उसमें देखते हैं हम लोग कि दोनों का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो अब देखते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, इसमें एनिहिलेशन का मतलब होता है निगलना, ठीक है, इसका मतलब होता है निगलना, किसी चीज़ को निगल लेना। तो यहाँ पर निगलेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स क्या करता है, आपस में टकराकर, कोलाइड करके, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके दो वेव को फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पर पार्टिकल जो होगा वो क्रिएट करेगा एनर्जी को। यहाँ पर वही सेम, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर एक जगह आकर टकराया, डिस्ट्रॉय हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा, डिस्ट्रॉय हो रहा, वहाँ पर क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर डिस्ट्रॉय ऑफ पार्टिकल है, वहाँ क्रिएशन ऑफ पार्टिकल हो रहा था। तो इसमें जब डिस्ट्रॉय होगा तो दो गामा रेज निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस। अब यहाँ तो सब समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन इज इक्वल टू 2 गामा रेज लिख देते हैं एक साथ, ऐसे अलग अलग लिखा जाता है गामा रेज, और यहाँ भी गामा रेज। तो देखो इसका भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अब यहाँ भी आराम से समझ में आ गया, 0। और यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका तो चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका भी क्यू नेट का वैल्यू 0 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था और वहाँ पर क्रिएट हुआ था, ये क्लियर हुआ पूरा बात। यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है और एनर्जी भी है। एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे हैं किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसको करने से पहले इसका थोड़ा हम इशारा कर देते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसपे +1 कूलम है, +2 कूलम है, प्लस और -6 कूलम है सपोज। और यही सिस्टम में कुछ चेंजेस हुआ और चार्जेस का डिफरेंसेस आया, मतलब +1 कूलम है, अब यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है, देखो -2 कूलम हुआ, +4 कूलम हुआ, और यहाँ बच गया x। तो अब पूछ रहा है कि इस सिस्टम में x का चार्ज कितना होगा, यही है सिस्टम सेम है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम इसका चार्ज निकालेंगे टोटल, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, मतलब -3 कूलम होगा इतना। ये भी सेम सिस्टम है तो इसका भी क्यू नेट तो सेम होगा, -3 कूलम होगा, लेकिन निकालना क्या है, x। तो क्यू नेट इसका जब निकालेंगे तो -2 कूलम, +4 कूलम और
x इज इक्वल टू कितना होगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 कूलम प्लस x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -5 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से हम लोग बता दिए। ये एक सिस्टम था, q यूनिट -3 है, तो ऑब्वियसली है कि सेम सिस्टम है, उसका भी कितना होगा -3, सबका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसी के हिसाब से ऊपर वाला देखो, एकदम आसान है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये क्या है आपका न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड जो होता है वो क्या होता है, उसमें दिखता है आपका एटॉमिक नंबर दिखेगा, एटॉमिक मास दिखेगा। तो ये जो है Z का वैल्यू, अब ये न्यूक्लियाइड जब भी रहेगा तो अगर हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं क्लास 10 में, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे एकदम पक्का, Q बराबर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते थे, है ना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग डील करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर पूरा बताएंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे हुआ। तो घबराना नहीं, ये हम लोग 10 के हिसाब से बात कर लेते हैं। N क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो N के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छा बात। तो चार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ZE हो जाएगा, होगा। चलो अब हाइड्रोजन का निकालते हैं, ठीक है। चार्ज ही देखना है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से काम करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो होगा वो कितना होगा, Z का वैल्यू 1 है, तो E हो गया। ब्रिलियम का देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4E हो गया। टोटल चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस कितना हो गया, 5E हो गया ना। ये इस साइड वाले का रिएक्टेंट का। अब देखते हैं प्रोडक्ट में जो बना, तो जो प्रोडक्ट का होगा वो तो X होगा, अभी हमको मालूम नहीं है इसका, क्लियर है, इसका मालूम नहीं है। और ये न्यूट्रॉन का कितना होता है चार्ज, 0, कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 5E बराबर कितना हो गया, X, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में हम क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जो आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा, इसका नाम बताइए। तो वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, 5 हो, और 5 किसका होता है, बोरोन। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, बोरोन। समझ में आया बात, कुछ भी नहीं था। एक हम देते हैं, तुम लोग खुद देखते के साथ बनाओगे। नाइट्रोजन दिया हुआ 714 प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है प्लस हीलियम है 24 और प्लस X दिया हुआ, ये आराम से निकाल सकते हो। देखो तुरंत बनाओगे, 7 प्लस 8, सर चलिए 8 हो गया, 8 इधर हो गया 2 हो गया प्लस X हो गया, X बोले तो 6 हो गया। चलिए हटाइए, और 6 किसका होता है, कार्बन का, हो गया खत्म, ठीक है। तो इस तरीके का बन जाएगा पूरा। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसका डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, ये मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये तो देखते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन ये जो मास होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, बता भी चुके पिछले लेक्चर्स में कि उसको अगर 10 कूलम का उसको फेंक दो कितना भी स्पीड से, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैन नॉट, या ऐसे लिख देते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। लेकिन मास डिपेंड करता है स्पीड पे। पिछले लेक्चर में ही बताया है पूरा डिटेल में, ये वाले फार्मूला से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वाले फार्मूला से बताए हैं कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा। तो ये तो डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, ठीक है, डिपेंड ऑन स्पीड। ये क्लियर हुआ। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये हमेशा क्या होगा, मास के साथ ही आएगा। ये भी डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास वाइल मास मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट विथ चार्ज। क्लियर हो भी सकता है और नहीं। जैसे न्यूट्रॉन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कोई हो रहा तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ट्रांसफ़र हो रहा, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और साथ साथ मास भी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। ठीक है, और ये क्या मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट विथ चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डिफरेंसेस समझ में आ ही रहा। चलो नेक्स्ट है कि इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ये मालूम है, ड्यू टू चार्ज। और ये जो चार्ज होता है ये क्या होता है, ये मतलब सॉरी ये जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव भी है और कैसा है, रिपल्सिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मास की वजह से अगर हम बात करें कि मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, लेकिन ये जो फोर्स है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेगा। क्लियर, फिर से देख लो सीधा सीधी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मास हमेशा पॉजिटिव, ये डिपेंड करता नहीं है स्पीड पे, ये करता है। कैसे करता है ये समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, इलेक्ट्रॉन को याद रखना इसके बाद। ये क्या होता है, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट विथ चार्ज, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, न्यूट्रॉन को याद रखना। ये इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा जब प्लस माइनस होगा, रिपल्सिव जब सेम साइन होगा, तो मालूम है। लेकिन ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और ये फोर्सेस क्या हो सकता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, एक पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, ऐड करेगा, कैंसिल नहीं करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, ये लेकिन हमेशा क्या करेगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कभी भी, हाँ, ये हमेशा क्या करेगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, हाँ, तो आज हमने पूरा अच्छे से डिटेल वे में पढ़ लिए। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अच्छा एग्जाम्पल देखें, और मास और चार्ज में डिफरेंसेस भी देख लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ भी देख चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में एक अलग से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। एक सिंगल वीडियोस होगा, उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में से एक है, तो इसके लिए इसलिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस पर जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे सारा कराऊंगा। ठीक है, तो चलो बी रेडी रहना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।